आशीष जी, ऑल द बेस्ट। राधे राधे सर। राधे राधे सर जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, गोपाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जय जी। मैं जय श्राफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी रेड को भी प्रणाम है और सभी ऊर्जावान बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच बहुत शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम उनका वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम सर जी। थैंक यू जय जी। थैंक यू गोपाल सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार, वेलकम सर जी। वेलकम प्रकाश सर। मैडम थैंक यू। और साथियों नमस्कार। जैसे कि रोज की तरह आज ठीक हम जूम सेशन में शामिल हैं। तो इस प्यारी प्यारी सुबह के समय पे मैं आप सभी लोगों का ठीक हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपने ठीक दोनों ठीक फाउंडर को ठीक नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे ठीक है जितने भी ठीक है रेड क्लब साथी उनको भी ठीक है ठीक कहीं ना मेरा ठीक वंदन है, नमन है। और आज दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में एक ऐसे लीडर मौजूद हैं, उनको मैं बहुत ही नजदीकी से करीबी से जानता हूं। उनका ठीक जन्मभूमि ठीक है कहीं ना हमारे एमपी के कटनी जिले से और कर्मभूमि उनका इस समय ठीक दमोह हट्टा जिले में है। उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्हें मैं कहीं ना प्यार से ठीक सॉफ्टवेयर ठीक इंजीनियर कहता हूं। उनके अंदर एक पैशंस की इतनी बड़ी कहीं ना काबिलियत है कि मैं हर किसी में नहीं देख पाता हूं। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर कहीं पैशंस होता है, धैर्य होता है, वही व्यक्ति हमारे बीएसएस ठीक सेफ शो में डायमंड 100% बनता है। जैसा कि हम सभी शांति है, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे ठीक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पैशन सिल्स ठीक है व्यक्ति को इनवाइट करना चाहूंगा। और आज हम उनको ठीक सुनेंगे और उनसे हम सीखेंगे भी। तो कहीं ना कहीं और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ उनका सिखाया हुआ हम सभी के काम पे आएगा। बहुत ही बारीक चीज से, बहुत ही धैर्यवान से और बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही शानदार शब्दों से सभी को उत्प्रेरित मतलब करने वाले ऐसे ठीक जवान लीडर मिस्टर ठीक आशीष आहूजा जी आप कहने ठीक जूम पैनल पे आए और आपके अंदर जो भी ज्ञान है हम सबको देने का कष्ट करें। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आशीष आहूजा जी कम ऑन। सभी को थैंक यू मोस्ट वेलकम आशीष जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेलकम आशीष जी। थैंक यू मैडम जी। सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीएसएस सिस्टम की। एक समय होता था कि हम अपने सीनियर महागुरुओं को वेलकम करते थे और इस बीएसएस जूम पैनल के माध्यम से ये भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे जो महागुरु हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनके माध्यम से वेलकम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएस के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि एक बार बीएसएस के लिए जोरदार तालियां चाहिए। और मैं अपनी बात करूं तो लगभग समय पहले मेरी सिस्टम में शुरुआत हुई और जो भी कुछ आज मैंने सीखा है कहीं ना कहीं सीनियर और सिस्टम के माध्यम से जो भी कुछ सीखा है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और हम सभी सिस्टम में एक ही तरीके से आते हैं कि एक काम करना होता है और एक प्रोडक्ट लेना होता है और वही कंपनी वही प्रोडक्ट होता है और वही सारी चीजें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट सबके अलग अलग हो
सही। और एक स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। सर स्क्रीन आ रही है? आ रही है। जी सर। सर आ रहा है? आ रही जी। तो सभी साथियों का नमस्कार है इस जूम ट्रेनिंग सेशन में। उम्मीद है आज कुछ ना कुछ हम ऐसा सीखेंगे जो कि हमारे इस जीवन जर्नी में, जो कि हम डायमंड शिप की जर्नी में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी के काम आएगा। और आज 3.5 साल में जो भी हमारे महागुरुओं के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ कि समय समय पर वो सारी चीजें मुझे मिलती रही जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तभी ये जो जर्नी है आसान हो पाई। नहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि इन 3.5 वर्षों में जो कि मेरे साथ में चलना शुरू किए थे और कई लोगों ने शुरुआत करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुओं का साथ और एक आशीर्वाद जो था वो मुझे मिला, और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और इस जूम पैनल में सभी जितने भी साथी मौजूद हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो ऐसे कंपनी को कहेंगे जो कि सेफ शॉप आज पिछले 22 साल से पूरे भारत के अंदर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों के मुंह से जब मैं सुनता हूँ, जब मैं प्लान देता हूँ कि मैं बहुत बहुत सारे सिस्टम देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, और उसके बाद उस व्यक्ति को सेफ शॉप में आने का मौका मिलता है। और मैं अपनी बात करूँ तो जीवन में पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैं रूबरू हुआ था, और जिसका नाम सेफ शॉप था, और आज उसी में कंटिन्यू में आगे बढ़ रहा हूँ। और सेफ शॉप जनकपुरी दिल्ली में इसका ऑफिस है, जैसा कि हम बताते हैं। और हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, है ना। और पांचों डायरेक्टर में से एक सबसे महान डायरेक्टर रजत वर्मा सर, जिनसे मिलने का सभी का ख्वाब होता है। तो सीनियर सिस्टम की का आशीर्वाद है कि उनसे मिलने का भी एक सौभाग्य एक समय प्राप्त हुआ था, और बहुत सारी चीजें सीखने और जानने उनसे मिली हुई थी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं जरूर देना चाहूंगा कंपनी के अलावा मैं सिस्टम का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी होती हैं और प्रोडक्ट और कमीशन देने का काम कंपनी का होता है, लेकिन असल मायने में जो खाद और पानी जो उस बीज में डाला जाता है, जो कि बीज बोने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो बीज अंकुरित हो पाता है। तो बीएसएस सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो एजुकेशन इस सिस्टम के माध्यम से मिली हुई, शायद वो एजुकेशन अगर नहीं मिलती तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। और समय समय पर जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी थी, हमारे सिस्टम द्वारा हमें मिलती चली गई, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंच पाए। और बीएसएस के हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स, मिस्टर मनोज, ट्रिपल डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, जिसकी वजह से हम रेगुलर एक दूसरे से मिल पाते हैं एक जूम पैनल के माध्यम से। और एक दूसरे के माध्यम से जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है, तो हम सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी अभी इस पैनल पर हमारे साथ में जितने भी डायमंड लीडर हैं, जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सभी के आशीर्वाद से ही हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर टोमेश नारायण सर जी, और प्रकाश कुमार ठाकुर सर जी, रूपेश साहू सर जी, और सुमन साहू मैडम, सीमा कश्यप मैडम, टीना मैडम, मनीष सर और गोपाल सर जी। सभी महागुरु एक से बढ़कर एक हैं, सभी के पास एक से बढ़कर एक ज्ञान है। और सभी की गाइडलाइन में कहीं ना कहीं ये है कि बीएसएस सिस्टम की जो नींव रखी गई, हम लगातार कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ से ले पा रहे हैं। जैसे हर फ्राइडे को हमारा न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन होता है, एनएओ, जिसके माध्यम से हर नया व्यक्ति जो हमारे साथ में ज्वाइन होता है, वो सारी चीजें सीख पाता है जो कि हमें मिली। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर, जिन्होंने मुझे लिस्ट बनाना सिखाया हुआ था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे लोगों को लिस्ट बनाने वाले अपलाइन मिलते नहीं है, एक समय के बाद गायब हो जाते हैं। और हमारे मोस्ट अपलाइन, मोस्ट सीनियर लीडर हमारे साथ आज भी हैं, और हम उनके साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं उनकी गाइडलाइन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे बताई कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया।
और हमारे बिजनेस लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं उनकी गाइडलाइंस के दौरान मैं सारी चीजें सीख पाए, समय समय पर मुझे क्या चीजें करनी चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति की शुरुआत जो होती है इस बिजनेस में, जब वो प्लान देखता है तो उसे बताया जाता है कि उसे फॉर्म साइन अप करना है। तो मैंने भी एक फॉर्म साइन अप कर दिया, लेकिन बिजनेस करने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन मुझे लगा जब बहुत सारे लोग इसमें बताया जा रहा है, कर रहे हैं, सफलता ले रहे हैं, तो एक बार मैं भी फॉर्म भर के देखता हूँ। उसके बाद एक इवेंट अटेंड किया। इवेंट अटेंड करने के बाद मोटिवेशन आया, जैसा कि अभी सभी ने एक इवेंट अटेंड किया होगा। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मैं अपनी लिस्ट में लोगों को मिला देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे इस जानकारी के बारे में बताया था उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि आप मिलवा दीजिए, उसके बाद भले आप नहीं करिएगा। तो मैंने सोचा हो गया, लिस्ट बना के मिलवाने में मेरा जाता क्या है। और उसी समय एक टारगेट चल रहा था विदेश यात्रा का। तो उस समय विदेश यात्रा जो टारगेट था उसको मैंने लगभग 16 दिन में अचीव किया था। दोस्तों, बताया जाता है जैसे कहीं पर भी काम चल रहा होता है तो एक टारगेट मिलता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम की शुरुआत होती है वहां पर। तो कटनी में जब मैंने इस कार्य की शुरुआत करी थी तो वहां पे कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जब मैं अपनी लिस्ट में काम करता गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिस्टम भी शुरू होने वाला है। और उसके बाद सिस्टम की जब शुरुआत हुई तो हमारे जो मोस्ट फाउंडर लीडर बीएसएस के मनोज कुमार सोनी सर जी की पहली ट्रेनिंग थी वहां पर। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते गए। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारी चीजें जो कि सीनियर और सिस्टम बताता है, बेसिक चीजें जो कि यहाँ से सीखने समझने का मौका मिला। और मैं लगभग महज 3 महीने में यहाँ पे सिल्वर लेवल को हासिल कर लिया था। उसके बाद विदेश यात्रा का जो टारगेट अचीव किया था वो भी जाने का मौका मिला। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और लगातार हर इवेंट, हर प्रोग्राम, हर मीटिंग, हर सीनियर मीटिंग जो भी कुछ होता था उसको जरूर अटेंड करते थे। लगभग 1 साल के अंदर मैं 250 लोगों की टीम कंप्लीट करके यहाँ पे गोल्ड लेवल को अचीव कर गया था। और उस समय गोल्ड कलर की मैंने एक गाड़ी भी ले ली थी। और लगातार ऐसे आगे बढ़ते गए और हर जगह पे जहाँ पे लिस्ट मिली वहां पे सिस्टम का विजन डाल के काम किया और वो सिस्टम ओपन किया और काम किया। लगभग 1.5 साल के अंदर मैं यहाँ पे पर्लशिप अचीव कर लिया था। जितने भी टारगेट आते थे उन सारे टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा 100% जोर लगाते थे। यहाँ से बहुत सारे टारगेट अचीव किए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी मैंने अचीव किया था, उस वो मुझे मिल रहा है। पालमपुर बूट कैंप अचीव किया था। और जितने भी मेगा शो होते थे उसमें मैक्सिमम लोगों को ले जाने का एक टारगेट बनाते थे। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं भी एक टारगेट आया था, उस टारगेट को भी अचीव किया। और बैंकॉक में लगभग यहाँ से 4 बार विदेश यात्रा अचीव कर चुका हूँ, 15 बार इंडिया ट्रिप अचीव कर चुका हूँ, 5 बार मोबाइल, 3 बार लैपटॉप, एसी, डायमंड, ऐसे ढेर सारे अचीवमेंट लिए हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है और कई सारे बूट कैंप अचीव किए हैं। लगातार हम मेगा ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहे और अपनी टीम को बनाते रहे और उनको समय समय पर वो सारी एजुकेशन जो कि जरूरी थी वो मिलती चली गई और हम यहाँ तक पहुंचे। अभी कान्हा बूट कैंप हुआ था अप्रैल 2022 में। इसके अलावा नवंबर में गुरु मंत्र हुआ था, उसमें भी हमने काफी सारी चीजें सभी रेड क्लब लीडर्स के माध्यम से सीखी और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहे। कंपनी ने एक रैंक इनकम लॉन्च करी जिसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 को मैंने अचीव किया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए और जस्ट अभी हमने एक मेगा इवेंट अटेंड किया जिसका नाम गूंज था। और कहीं ना कहीं इस गूंज की जो गूंज है वो चारों तरफ फैल चुकी है और लगातार हर व्यक्ति इस गूंज शो के बाद से जो अपने बिजनेस में प्रोग्रेस देखना चाहता था और लगातार लोग इस शो के बाद प्रोग्रेस लेते भी चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जो चीज होती है, एक्टिविटी जो होती है इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो मैं अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय इसीलिए भी देना चाहूंगा। सारी एक्टिविटीज जो इसमें बताई जाती है, मैं हर एक्टिविटीज का पार्ट बना। अगर मैं उस समय किसी भी एक्टिविटी को मिस कर जाता, ये बहाने मार के कि मेरे घर में ये प्रोग्राम है, ऐसा है, वैसा है, तो शायद मैं वो सारी चीजें नहीं समझ पाता या मेरा विजन जो है कच्चा हो जाता है, धुंधला हो जाता और मैं इतना आगे तक नहीं पहुंच पाता। तो कहीं ना कहीं सारी एक्टिविटीज का पार्ट यदि मैं बना, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक रोजा कैरी एक महिला है जो कि राइटर हुआ करती थी। उनका एक बहुत बढ़िया कोटेशन है जिस कोटेशन के माध्यम से आज की हम एक सेशन की शुरुआत करेंगे। इनका कहना है, डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये होता है कि काम करें तो पूरी निष्ठा से करें
और ईमानदारी के साथ करें, वरना ना करें। इन्होंने बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया और इन्होंने सक्सेस की 11 प्रिंसिपल भी बताए गए हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि हम इस बिजनेस में आ गए, भले हम किसी के माध्यम से आए, चाहे बाय चॉइस है, चाहे बाय चांस है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसी धारणा से इस काम को करते रहते हैं कि चलो आ तो गए, धीरे धीरे निपटा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कर लेंगे से तो फिर गाड़ी हो सकता है कि कई सालों तक भी मंजिल तक नहीं पहुंचे। लेकिन यदि हम एक बार एक निश्चय कर लें, ठान ले और ईमानदारी से यदि कुछ समय इसमें दे दें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ईमानदारी से न करके एक दूसरे के ऊपर चीजों को डालकर काम को करने का प्रयास करते हैं, कि वो सोचते हैं कि थोड़ा काम अपलाइन कर दे और थोड़ा काम डाउनलाइन कर दे और मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक मैं कुछ समय पहले ही बता रहा था किसी व्यक्ति को कि अगर हम 2 नींबू लें और उस नींबू को काटें और उसमें यदि हम चीनी डालें, नमक डालें और पानी मिलाएं, तो शिकंजी तैयार हो जाएगी। और यही काम यदि आप एक दूसरे व्यक्ति को करने को कहें, तो आप देखेंगे कि दोनों की शिकंजी में जो टेस्ट का है वो फर्क आ जाएगा, जो उसका जो स्वाद है वो अलग अलग रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं, चारों चीजें जो शिकंजी में मिलाई जा रही हैं, चारों तो सेम है, लेकिन स्वाद अलग अलग क्यों आ जाता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो जिस भाव से बनाता है, तो उस भाव के कारण स्वाद का जो स्वाद जो होता है वो बदल जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हम अ, किसी भी काम को अच्छे मन से, अच्छे भाव से नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट माइनस में हो जाता है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आया जो होती है उसके खाने बनाने में और माँ के खाने बनाने में, दोनों के स्वाद में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जबकि आया भी उसी रसोई में खाना बना रही है, उसी नमकदानी से नमक ले रही है, वही सब्जी काट रही है, वही सारी चीजें कर रही है, वही प्रोसेस, लेकिन उसके खाने बनाने के स्वाद में और माँ के खाने के स्वाद में, दोनों में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि वही बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जो जिस भाव से बनाता है किसी भी चीज को, भाव से, वही भाव उस स्वाद को लेके आता है। मतलब हम बिजनेस को भी जिस भाव से करते हैं, उसी भाव से, उसी भाव के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग इस सेफ शॉप में जब मैं ज्वाइन हुआ था तब आए होंगे, और बहुत सारे लोग अभी कुछ समय पहले आए होंगे। लेकिन अगर पिछले 1 साल या 2 साल का रिजल्ट देखा जाए, तो आप किसी से भी कंपेयर कर ले, अभी एक नए व्यक्ति गोल्ड बन के आए थे हमारे सामने, हो सकता है जब वो ज्वाइन किए हो तो उन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद, जब उस समय जब उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग ली होगी। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ली, क्या वो आज गोल्ड बन पाए? हो सकता है वो ब्रॉन्ज और सिल्वर भी नहीं बन पाए हों। तो कारण सिर्फ ये होता है कि जो व्यक्ति आगे निकल जाता है, उसका जो काम करने का जो भाव होता है वो अलग होता है, और जो व्यक्ति पीछे रह जाता है, उसके काम करने का जो भाव होता है वो अलग होता है। मतलब सारा खेल जो है वो खुद ही के अंदर समाहित है। खुद को अच्छा कर लेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, बीएसएस भी वही है, लेकिन किसी का पे आउट बहुत बड़ा है और किसी का पे आउट बहुत छोटा है, किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, किसी का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि जो जिस भाव से काम कर रहा है, उस भाव के हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहा है। मैं बहुत बढ़िया एक उदाहरण देना चाहूंगा, नौशाद अली खान साहब, जो कि क्लासिकल सिंगर रहे हैं। और एक समय होता था जब वो किसी भी सॉन्ग के बारे में सोचा करते थे, किसी गाने के बारे में, तो ऐसा बताया जाता है, कुछ जगह मैंने पढ़ा और सुना है, कि वो सिगार पीते थे और सिगार पीते पीते सोचते थे कि अगला गाना कैसे लिखना है, क्या है, उसके बोल क्या होंगे, धुन क्या होंगे। और ऐसा देखा गया कि जब वो मतलब उनकी जो पांचों की पांचों उंगलियां थी, उसके बीच का जो जगह था, सिगार पीते पीते सिगार मतलब जल के और निकल जाता था उस बीच की उंगली में से, और वहां उंगली को जला देता था। लेकिन इनका ध्यान जो होता था, वो ध्यान सिर्फ गाने की तरफ होता था, कि यार गाने में क्या लिखना है और क्या बोल होंगे। मतलब डूब के काम करने से ही कोई काम होता है, ऊपर ऊपर तैरने से कुछ नहीं होता है। ऊपर ऊपर तैरने से कभी मोती मिलेंगे नहीं। मोती अगर ढूंढने हैं तो गहराई में ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा मैंने सुना है इनके बारे में, कि जब वो सोचते थे तो इनको पता ही नहीं होता था कि सिगार जल चुका है और उंगली को भी जला चुका है। ऐसा देखिएगा कि उंगली को जब सिगार जला रहा था,
तब उस समय का जो दर्द रहा होगा वो कोई कम तो नहीं रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति डूब के किसी काम को करता है, उसको छोटी मोटी तकलीफें जो हैं वो हार्म नहीं करती हैं। और कई सारे लोग छोटी मोटी तकलीफों में ही हार मान लेते हैं, घुटने टेक लेते हैं। थोड़ी सी गर्म हवा लगी, थोड़ी सी धूप लगी, तो चलो चलो यार घर चलते हैं, अभी सर में दर्द हो रहा है। अभी मैंने देखा कि मौसम के कारण बहुत सारे लोग मौसम से हार मान जाते हैं, और बहुत सारे लोग छोटी छोटी तकलीफों से बोलते हैं कि अरे यार मैं कैसे करूंगा। लेकिन मैं इनसे सीखता हूँ कि जब ये डूबे रहते होंगे तो किस किस सोच में क्या करते होंगे कि नहीं यार मुझे गाना बनाना है ना, मेरा नाम होगा, मेरी मूवी चलेगी, तो क्या होगा, मेरा मतलब मुझे लोग जानेंगे। और आज भी हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लोग काम में डूबे हुए होते हैं, अनंत काल तक उनके बारे में बातें होती है, और सिर्फ इसकी वजह एक ही है कि काम करें तो पूरी निष्ठा से करें और ईमानदारी से करें, वरना ना करें। दोस्तों 8 स्टेप हम हर फ्राइडे को सीखते हैं कि हमारे जो 8 स्टेप बेसिक स्टेप है वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने ऐसे देखा, अभी जैसे शनिवार को एक बहुत बड़ा उत्सव था, और परशुराम जयंती थी, और ईद भी थी, और अक्षय तृतीया भी थी, और बहुत सारे और भी कार्यक्रम थे। तो लोगों ने उस जयंती को बहुत उत्सव से मनाया, बहुत सारी चीजें करी। और जितनी भी मैं देखता हूँ जयंतियां और सब चीजें आती हैं, तो हम 8 बेसिक स्टेप को उस दिन के लिए भूल जाते हैं। चाहे वो जयंती या उत्सव या 2 दिन का हो, चाहे 4 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे कोई भी कितने भी दिन का हो, हम उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाते हैं, और 8 बेसिक स्टेप को जो कि हमारी डायमंडशिप के लिए जरूरी है उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूँ कि अगर इन 8 बेसिक स्टेप को जो कि हम हर फ्राइडे ट्रेनिंग में सीखते हैं, इसको भी एक जयंती की तरह, एक त्योहार की तरह मनाएं, तो मुझे लगता है कि उस त्योहार जो कि आपने जयंती मनाई है, उससे तो केवल चंद लम्हों का सुख प्राप्त हुआ था। और यदि हम इन 8 स्टेप को हम जयंती और त्योहार और उत्सव की तरह मनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जीवन भर का सुख मुझे लगता है प्राप्त हो सकता है। जैसे हम गोल को एक नाम दे दें कि हमारा एक संकल्प है। अगर कहते हैं कि जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं ये वाला मेरा काम हो गया तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा और इस मंदिर में जाऊंगा, ऐसा करूंगा, कोई मन्नत मांगता है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी उसके लिए, वो मन्नत को पहले तो उसकी पूरी होती है जब, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। उसके बाद पैसे नहीं हो, जैसे भागवत करवाते बहुत सारे लोग कुछ करते हैं। तो अगर हम अपने गोल को संकल्प में बदल दे कि यार मेरा संकल्प है ऐसे करना है, और संकल्प जैसे ही पूरा होगा तो मैं ये काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि गोल को पूरा करने में जो बल मिलेगा, आत्मिक बल, वो अलग ही होगा। जैसे लिस्ट को हम अभियान मान ले कि यार हमारा अभियान है, और इसे अभियान में अभियान की तरह हमें लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है, और अभियान की तरह काम करना है। तो बहुत सारे लोग कई सारे अभियानों में जुड़ के बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लगे हैं दिन रात। लेकिन अगर सूची बना के अभियान में हम अभियान सोच के सूची बनाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम हो सकता है। इनविटेशन को हम आंदोलन यदि बना दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। शो द प्लान को हम एक उत्सव की तरह हम जैसे मनाते हैं, उसी तरह हम शो द प्लान जो कि हमारा संडे का प्लान होता है, उसी तरह उत्सव से यदि हम ये मान ले कि आज हमारा संडे का एक उत्सव है, और उसमें जैसे हम अपने उत्सव में मैंने देखा एक बर्थडे के कार्यक्रम में मैंने गया, लोग 200-200 लोगों को बुलाते हैं बर्थडे में और जन्मदिन में पार्टियां करते हैं, लेकिन अगर उनको संडे इनवाइटी की बात करो तो 2 लोग भी नहीं बैठा पाते। रीजन क्या है? उनके मन में वो भाव ही नहीं है कि मैं लोगों को ये जानकारी दूं। मन में यदि हम 1% भी एक खोट रहेगी कि यार लोग क्या सोचेंगे, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी यहाँ पर पायदान पर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा फॉलोअप की मैं बात करूं, तो अगर फॉलोअप को हम जयंती की तरह मनाएंगे, जैसे अभी कोई जयंती आई थी, परशुराम जयंती, और इससे पहले भी बहुत सारी जयंतियां हो चुकी हैं, तो हम फॉलोअप जयंती अगर मनाएं कि रेगुलर हम फॉलोअप कर रहे हैं और इसको जयंती की तरह हम मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। 100% यूजर को एक दिवस की तरह मनाएं, है ना। बहुत सारे दिवस होते हैं, स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है, 100% यूजर हम मान ले कि नहीं यार आज दिवस है और आज हमें इतने बीवी की शॉपिंग करनी है, और हम अपने मन से डिसाइड करें कि आज ये दिवस है, और हर हफ्ते हर महीने एक दिवस हम मनाएं 100% यूजर का, और 100% शॉपिंग करें। टूल्स फंक्शन को हम होली, दिवाली, ईद की तरह माने, तो सारी चीजें हमारे पास होगी। कई लोगों के टूल्स ही नहीं होते, बुक्स ही नहीं पढ़ते, किसी फंक्शन में नहीं जाते, और जबकि होली, दिवाली, ईद आता है तो कर्जा लेके कपड़े लेते हैं और शॉपिंग करते हैं, लोन लेते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए नई नई चीजें लेते हैं,
है ना, उसके बाद उसी कर्जे को चुकाने के लिए साल भर काम करते रहते हैं। लेकिन टूल्स लेने बोलो या बुक्स लेने बोलो, फंक्शन में जाने बोलो तो बोले पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इन सब चीजों को उत्सवों की तरह मनाएंगे तो काम करने में भी मजा आएगा और रिजल्ट भी अलग होगा। दोस्तों, डिसाइड योर प्रायोरिटी में मैं आपको बताना चाहूंगा 8 स्टेप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें प्राथमिकताएं डिसाइड करनी होगी किस दिन हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हमारे शुक्रवार का पहला दिन माना गया है, जिसमें हम ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड ही सारी चीजें करते हैं। और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, तो अगर वो प्रॉपर एक चार्ट बनाकर लोगों को प्रमोट करते हैं और हर एक व्यक्ति को फिजिकली रूप से जाके उसको इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग में, तो जरूर ट्रेनिंग में आएगा। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर लोग क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि वो इनवाइट करेगा, वो बता देगा, वो आ जाएगा, वो तो आता ही है, चलो ठीक है, 2 4 10 लोग 20 लोग बैठ जाएंगे तो ट्रेनिंग हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप नए चेहरे नहीं लेके आ रहे, वेन्यू पे नए लोग नहीं लेके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वेन्यू बहुत समय तक चल पाएगा। तो यदि वेन्यू को लंबे समय तक चलाना है तो मुझे लगता है कि हर एसोसिएट का एक ड्यूटी है कि वो 2 नए लोगों को हर हफ्ते जरूर बिठाए, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सैटरडे को हम प्राथमिकता रखें सिर्फ इनविटेशन की, अवॉइड करें हम डीडी को, अवॉइड करें हम फॉलोअप को, अवॉइड करें हम दूसरी चीजों को, क्योंकि हम दूसरी चीजें 1 to 1 में लग जाएंगे तो मुझे लगता है इनविटेशन नहीं हो पाएंगे। तो हर दिन की एक अलग अलग प्राथमिकता होती है। इसके अलावा संडे की बात करें तो पूरा हॉल एक्टिविटी और प्रेजेंटेशन में हमारा दिन जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे लिए वही जयंती और वही हमारा, समझ लीजिए जैसे जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होता है, लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, सभी लोगों को बुलाते हैं। तो मुझे लगता है संडे हॉल एक्टिविटी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमारे घर का कोई अपना खुद का कोई कार्यक्रम है। लोग कभी कभी आते नहीं है संडे को, सोचते हैं मेरा व्यक्ति नहीं आया तो मैं क्यों पहुंचूं। मुझे लगता है बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो आपका ही सिस्टम है और आपका ही काम है और आपको उसमें जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। मंडे और ट्यूसडे यहाँ पर लिखा है ओनली फॉलो, मतलब जिन लोगों को आपने बुलाया है तो कहीं ना कहीं वो आप आपसे ही पूछकर आगे का काम करेंगे, या फिर आपको ही उनके पास जाना पड़ेगा, वो खुद आपको नहीं बुलाएंगे। इसीलिए आपको खुद बिना उनको बताए या जो भी है, आपको डायरेक्ट उनके पास जाके फॉलो अप करने की प्रक्रिया मंडे और ट्यूसडे को कर लेनी चाहिए। और 24 से 48 घंटे में, जैसा कि हर बार बताया जाता है कि हम फॉलो अप करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं। हमारे इंटर्न नेटवर्क में मैंने देखा कि संडे और मंडे को ही ज्यादा सेल हमारे हाथ में आई और क्लोज हुई। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो व्यक्ति संडे हॉल से जाता है और यदि उससे 24 से 48 घंटे मिल लिया जाए, तो प्राथमिकता ये बोलती है कि यदि आप मंडे ट्यूसडे के अंदर उसका फॉलो अप कर देते तो आपको डीटी जरूर मिल जाएगी। वेनसडे यहाँ पर लिखा है डिस्पैचिंग एंड FIM फ्रेशर इंफॉर्मेशन मीटिंग, मतलब वेनसडे को हम अपने डिस्पैचिंग के साथ साथ FIM भी यदि कर देते हैं और ग्रुप मीटिंग GM लिखा है यहाँ पर, अगर कर लेते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि हम वेनसडे को अगर ये 2-3 काम करते हैं तो मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। यदि हम कुछ और करने लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से सही ट्रैक में आने की आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टम के साथ जो प्रायोरिटी डिजाइन की गई उसके हिसाब से यदि हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ से रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है थर्सडे, जैसे आज हमारा थर्सडे है, गुरुवार है, तो गुरुवार में हम सीनियर मीटिंग, काउंसलिंग, वीकली रिपोर्टिंग, ये सारी प्रोसेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना ही कोई सीनियर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ना ही किसी काउंसलिंग करवाते हैं, ना ही वीकली रिपोर्टिंग देते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आज एक किसी भी लेवल पे है तो वो एज अ सीनियर अपने आप को समझे और अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे 2 हैं चाहे 4 हैं, उनके साथ बैठकर एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए। और जितने भी उस क्षेत्र पे लीडर्स काम कर रहे हैं, सीनियर्स बैठकर आपस में प्लानिंग जरूर करें कि किस तरीके से हमें बिजनेस को और आगे लेवल पे लेके जाना है ना। वीकली रिपोर्टिंग की बात करें तो आपका जो भी काम हुआ, चाहे आप 2 लोगों से मिले हैं चाहे 10 लोगों से, आपका वीकली रिपोर्ट चार्ट होना चाहिए और आपके अपलाइन को जरूर पता होना चाहिए कि आपने इस पूरे हफ्ते में जो बीत गया हफ्ता, शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक आपने क्या किया। अगर आप अपने अपलाइन को इस रिपोर्ट को नहीं भेजते तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो काम है खत्म हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि एक MR जो होता है जब तक शाम को 6 के बाद या 7 के बाद पूरे डॉक्टर कॉल खत्म कर देता तो एक मेल नहीं करता ऊपर कंपनी में, तो तब तक उसका काम हुआ कि नहीं ये माना नहीं जाता। तो ऐसे ही यदि आप अपलाइन को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो उसको कभी नहीं पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जो प्राथमिकता से हट के काम करेंगे तो बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं चल पाएंगे। थर्सडे एक्टिविटीज जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 10 प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं
होते रहनी चाहिए रेगुलर। जैसे सबसे पहला पार्ट ग्रुप मीटिंग का, वैसे तो ग्रुप मीटिंग बुधवार का दिन रखा गया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके ज्यादा ग्रुप होते हैं तो बुधवार और गुरुवार दोनों दिन ग्रुप मीटिंग करते हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि बुधवार को किसी कारण यदि नहीं कर पाते हैं तो ग्रुप मीटिंग वो थर्सडे को भी करते हैं। लेकिन प्राथमिकता ये बोलती है कि बुधवार और गुरुवार के बीच में आपकी ग्रुप मीटिंग्स खत्म हो जानी चाहिए, और जितने भी ग्रुप्स है, चाहे 2-2 के ग्रुप में या 4-4 के ग्रुप में भी हम बैठे और उनको वो सारी चीजें सिखाएं और बताएं जो कि हमारे सीनियर ने हमें बताएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीनियर ही आके बता दे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन सीनियर ने जितना आपको सिखा दिया है उतना तो शेयर कर सकते हैं। भले आपसे जो चीज नहीं आती तो आप अभी नहीं बताइए, लेकिन जितना आपसे आता है उतना तो सिखा सकते हैं। जितना हमें ज्ञान है हम उतना तो बांट सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत सारे लोग इसमें भी हेजिटेशन करते हैं कि मैं क्या बताऊंगा, अरे मेरा तो अभी कोई लेवल ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, खुद ही को लल्लू बना लेते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि भले आपकी 2 की टीम है, लेकिन आपको उन 2 लोगों के साथ बैठ के हर हफ्ते ग्रुप मीटिंग जरूर करनी चाहिए। एफआईएम की बात करें तो जितने भी लोग हमारे हमारे जो डीडी कन्वर्ट होते हैं, जितने भी सेल कन्वर्ट होते हैं, जो भी हमारे साथ में साथी सम्मिलित होते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर उनका एफआईएम हो जानी चाहिए। और गुरुवार को हमें ये देखना चाहिए कि जितने सेल जो है बुधवार तक क्लोज हो चुके हैं, क्या उनका एफआईएम हो चुका है। अगर नहीं हो चुका है तो आपकी प्राथमिकता है कि सबसे पहला काम ये खत्म कर ले कि उनकी एफआईएम कर लें, और साथ साथ में उनको एफआईएम करने के बाद हम ट्रेनिंग के लिए भी प्रमोट कर दें, क्योंकि फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग प्रमोशन ट्रेनिंग का दिन रहता है। अगर हम गुरुवार से ही इस काम की शुरुआत कर देंगे, ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट करना चालू कर देंगे, तो ट्रेनिंग में लोगों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट डिलीवरी, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि हमने जो प्रोडक्ट डिस्पैच किया था वो कस्टमर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक ऑर्डर डिटेल नंबर मिलता है SSOM, ऑनलाइन में जाके हम चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का प्रोडक्ट जो कि हमने एक हफ्ते पहले पिछले बुधवार को डिस्पैच किया था वो अभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो सामने वाले व्यक्ति से मिलकर खुद इस बात की हम चर्चा करेंगे एफआईएम या मीटिंग के दौरान कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस जगह तक पहुंच चुका है, और वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो सामने वाले को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत सारे लोग पैसे लेने के बाद, डीडी लेने के बाद जाते ही नहीं है लोग से मिलने, ना उनसे लिस्ट बनवाने जाते हैं, ना एफआईएम करने जाते हैं, ना उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज देने जाते हैं। और होता ही है कि 8-10 दिन बाद वो बोलता है कि मैं अगर इस बिजनेस में नहीं करना चाहूँ या फिर मैं प्रोडक्ट नहीं लूँ तो कैसा रहेगा, आप बताइए। तो सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। फिर आप सीनियर को फोन लगाते हैं कि मैडम वो सर ऐसा ऐसा हो रहा है, वो फोन आया था उसका, तो आप खुद ही नहीं गए 24 से 48 घंटे में, तो फोन तो आएगा सामने वाले व्यक्ति का। वो तो दहशत में है कि बताओ यार 20,000 50,000 लेके और अभी तक मेरे पास आया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी चीजें चेक कर लेनी चाहिए। फॉर्म क्लोजिंग, आप अपना एक टारगेट खुद का बनाना चाहिए कि हम 4 फॉर्म या 5 फॉर्म या 10 फॉर्म रेगुलर हर वीक, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम क्लोज करें और नए फॉर्म परचेज करें। क्योंकि यदि हम फॉर्म का ही टारगेट नहीं बना पाएंगे तो सेल का जो टारगेट है आपका वो बढ़ेगा नहीं। और सिंपल सी बात है, यदि हम अपने आप को एक प्रेशर देंगे, खुद को एक टारगेट देंगे कि यार मुझे 4 फॉर्म 5 फॉर्म 10 फॉर्म क्लोजिंग करना है, तो अपने आप सेल का जो टारगेट है अपने आप आपका बढ़ जाएगा। सीनियर मीटिंग की बात करें तो हर बार जितने भी सीनियर्स उस वेन्यू पर, उस क्षेत्र में या उस सिटी में काम कर रहे हैं, तो अब नया टारगेट जो आया है उसको कैसे करना है, हम अपने वेन्यू में लोगों को कैसे लाएं, ट्रेनिंग में लोगों को कैसे बढ़ाएं, सैटरडे इनविटेशन को कैसे बढ़ाएं। कोई भी नई प्लानिंग है सारे सीनियर्स को बैठ के खुद प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बढ़ेगा, वेन्यू का जो गैदरिंग है वो बढ़ेगा, तो अपने आप आपका चेक भी बढ़ेगा। थर्सडे को हम कोई सम्मान समारोह, कोई फंक्शन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोगों को सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले, ये फंक्शन भी हम थर्सडे को ही रख सकते हैं, क्योंकि इस थर्सडे हमारा बेस्ट डे रहता है ये सारी एक्टिविटी करने के लिए। काउंसलिंग सेशन, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है या बिजनेस करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी चीज है, तो मुझे लगता है कि हम मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे उस चीज को अवॉइड करके हम थर्सडे को, अगर कोशिश, अगर बहुत इमरजेंसी न रहे तो उन चीजों को भी हमें थर्सडे को ही रखना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को खुद को भी 1-2 घंटे देने चाहिए। कोई बुक रीडिंग कर लिया आपने, कोई वीडियो देख लिया, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपसे नहीं आती है, फॉलोअप नहीं आता है या इन्विटेशन नहीं आता है, या कोई भी चीज जो आपसे नहीं आती है, तो खुद से सीखें और आगे बढ़े। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं कि यार ट्रेनिंग में जाएंगे तो सीख लेंगे, सीनियर बताएगा तो सीख लेंगे, नहीं तो हम तो लल्लू थे, लल्लू हैं और लल्लू ही रहेंगे। मतलब कि बहुत सारे लोग लटके राम बने रहना चाहते हैं कि यार
मैं जाऊंगा, सीनियर को फोन लगाऊंगा और सीनियर आएगा और वो मेरे 1-to-1 फॉलोअप तो करा ही देता है और मेरा डीडी तो आ ही जाता है और 1000-2000 का तो चेक बन ही जाता है। तो क्या दिक्कत है, मुझे सीखने की अभी कोई जरूरत ही नहीं, वही तो मैं बच्चा हूँ। और यही बच्चा जब बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो शैतानियां करने लगता है और वो इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि फिर उसको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस हो जाता है कि जब उसकी 50, 100, 200 की टीम हो जाती है, उसको कुछ नहीं आता है, तब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो ना वो यहाँ का रहता है ना वो वहाँ का। इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट आपको हर गुरुवार को, मुझे लगता है कि कुछ नया आप अपने सीनियर से भी शेयर कर सकते हैं कि इस हफ्ते मैंने ये नया सीखा। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बहुत सारे लोग देखते हैं कि नेटवर्क में इस व्यक्ति को ये समस्या है या फिर इस ग्रुप को ये प्रॉब्लम जा रही है, कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि थर्सडे को ना उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दे देना चाहिए, या तो क्योंकि आप खुद इनिशिएट करें या तो फिर वो आपसे कर रहा है, तो फिर उसको थर्सडे का जो भी टाइम आप सिलेक्ट करके उसकी प्रॉब्लम का समाधान, क्योंकि जब तक वो कांटा हटेगा नहीं ना उस जगह से, तो वो बड़ा होता जाएगा घाव और फिर वो चलने लायक भी नहीं रहेगा व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं लोगों के जीवन में जो आती हैं इस बिजनेस को करते हुए, उनके हर्डल्स जो है, मुझे लगता है कि थर्सडे को आपको फ्री कर देना चाहिए, उसको एक नई दिशा और नया एक रूप देकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रेन द ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग ग्रुप में ऐसे आ जाते हैं जो कि लोगों को सिखाने लगते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं सिखा पाते, सही तरीके से नहीं सिखा पाते, टीम डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते, लिस्ट भी उनको सही तरीके से नहीं बता पाते, इनविटेशन कैसे करना है, जो भी है। तो जो व्यक्ति सिखा रहा है उसे भी किसी न किसी सीखने की आवश्यकता है कि वो खुद, जो ट्रेनर, जो ट्रेनी है, वो बताए लोगों को, जो अपने सीनियर से बातचीत करे कि सर मैं इस ग्रुप को ये सिखा रहा हूँ, तो क्या ये सही है, या तो फिर मुझे और क्या सिखाना चाहिए। इस विषय में बातचीत खुद भी करनी चाहिए और आपस में एक ट्यूनिंग बना के हमें नए लोगों को तैयार जरूर करना चाहिए कि जो टीम में नए लोगों को सिखा सके। इसके अलावा टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके पास होनी चाहिए। एक स्पेशल बैग होना चाहिए। बहुत सारे लोग फटा पुराना चिथड़ा बैग लेके घूमते रहते हैं और सिस्टम में और फील्ड में जाते हैं और अपने और अपनी कंपनी और सिस्टम की वैल्यू गिरा देते हैं। उस बैग की हालत ऐसी हो गई है कि वो कोई, मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहिए, मतलब आपको अपना एक अच्छा बैग रखना चाहिए। मैं कुछ ऐसे वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए। मुझे लगता है 400-500-600 रुपए में बहुत बढ़िया बैग आ जाता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति तो 12-12 साल, 15-15 साल से एक ही बैग चला रहे हैं। मतलब स्कूल टाइम से जब वो जाते थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी तरह करता था, तब से एक ही बैग चला रहे हैं। जब से इस बिजनेस में ज्वाइन हुए बैग ही नहीं बदला है। तो मुझे लगता है आपके पास एक बढ़िया बैग होना चाहिए, एक बढ़िया सा फोल्डर होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। कई सारे लोग उबड़ खाबड़ फटा पुराना चिथड़ा फोल्डर चला रहे हैं, तो मुझे लगता है 40,95,000 का प्लान और आपके पास फोल्डर भी यदि अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, तो बहुत कम आने वाली है, या तो फिर सामने वाला आपको कुछ ना कुछ बोल के रिजेक्ट कर देगा। लिटरेचर बुक, हमारे पास लिटरेचर बुक होती तो है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। लेकिन हम लिटरेचर को अब एक नया नाम संस्कार हुआ है इसका, सक्सेस मंत्र। तो जो सक्सेस मंत्र जिनके पास अभी नहीं है बुक, तो मुझे लगता है कि उनके पास होनी चाहिए और डेली आपको उसमें से 2-3 जो IMP चीजें आपको पढ़ के अपनी टीम में डिलीवर करना सीखना चाहिए। और रेगुलर बार बार उसको पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की वो सारी चीजें जो कि इस बिजनेस के लिए जरूरी है वो सीखने को मिलेंगी। फॉलोअप बुक है और आपके बैग में कम से कम 2 फॉर्म होने चाहिए जो कि रेगुलर आपके खुद के परचेज की होने चाहिए और रेगुलर आपके पास होने ही चाहिए। और आपका जो टारगेट है, जैसे कि मैंने बताया कि 4 से 10 फॉर्म का होना चाहिए हर वीक। एक डायरी होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए। कई लोगों के पास डायरी नहीं होती है, उसी से मांगते हैं, जिसका फॉलोअप करते हैं उसी से डायरी लेते हैं। कई बार पेन भी उसी से लेते हैं, सर पेन दे दीजिए मैं आपको बता दूं क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इमेज है ना वहीं से डाउन होना शुरू होता है। कई लोगों के पास पेन तो होता है लेकिन 2 रुपए वाला होता है। 40,95,000 का प्लान है और पेन 2 रुपए वाला है। कभी भी ये चीजें सेट नहीं होंगी और सामने वाला आपको मुंह पर ये चीजें नहीं बोलेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई बहाना करके मना जरूर कर देगा। आपके पास सीनियर का चेक्स होना चाहिए, जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट होना चाहिए दिखाने के लिए। सामने वाला कभी कभी चेक बोलता नहीं है कि मुझे दिखाओ,
लेकिन आपको दिखाना है, क्योंकि सीक्वेंस में आता है, यदि सामने वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं भर रहा, डीडी नहीं दे रहा है, तो आप उसको खुद ही चेक दिखा दो। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट सामने वाला मांग नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसी बातें करेगा आपसे जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट तुरंत निकाल के दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं आपको कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, लेकिन वो ऐसी बातें करेगा कि ऐसी तो बहुत सी आई चली गई। तो आपके पास होने चाहिए फंक्शन एंड सीनियर्स की स्पीच और डीवीडीज आपके मोबाइल में होनी चाहिए। कई लोगों के पास है ही नहीं, स्पीच सुन के आ गए कि हाँ ठीक है, वो बोल रहा था पैसा नहीं है, वो बोल रहा था समय नहीं है, वो बोल रहा था कि बच्ची से पूछूंगा, वो बोल रही थी कि मैं पति से पूछूंगी, और इतना सुन के चले आते हैं। अपने सीनियर का कोई वीडियो नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, बस हाँ ठीक है मैं सुनने गया था उसकी राम कथा, और राम कथा सुन के आ गया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो होता, आप उसको दिखाते और उसको हार्ट टच कर जाता और वो आपसे कन्वर्ट हो जाता, तो आपका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता, लेकिन आपने 100% ट्राई ही नहीं किया। वही कहते हैं ना कि जो जिस भाव से इस काम को करता है उसको रिजल्ट भी यही मिलता है। तो 100% ये कोशिश करेंगे कि उस समय जो व्यक्ति बैठा है कन्वर्ट करने, आप बैठे हैं उसको कन्वर्ट करने, तो आप ही कंपनी है, आप ही सिस्टम, आप ही सीनियर हैं, कोई अभी नहीं है फिलहाल। अभी आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो सोच के देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन आप सोचते हैं हो गया, मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, अब सीनियर बताएगा, हमारा क्या, हमारा काम हो गया। तो मुझे लगता है कि जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक आपको 100% रिजल्ट भी नहीं आएगा। लिस्ट बुक की बात करें तो आप अपने नेटवर्क में देखिए, लिस्ट बुक सभी के पास है कि नहीं है। आपके पास भी होनी चाहिए और बल्क में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसके आगे बढ़ने की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो लिस्ट बुक होती है। लैपटॉप और मोबाइल, दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप खरीदिए, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लीजिए, और दोनों है तो उसमें समय समय पर नए डेटा को ऐड करते रहिए और नई नई चीजें लोगों को दिखाते रहिए। ऑल इम्पोर्टेंट वीडियोस और लाइक डायमंड जितनी भी स्पीच होती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डायमंड बनने के बाद व्यक्ति क्या फील कर रहा है वो यदि आप किसी को सुनाएंगे तो हो सकता है इस प्रोसेस से भी व्यक्ति ज्वाइन हो जाए। इंक्रीज ऑफ इनकम, लास्ट में कवर करूंगा कि आपकी जो इनकम होती है, जैसे कल ट्रेनिंग है तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को हल्के में लेते हैं। डायरेक्ट जो ट्रेनिंग का टाइम है सीधे वहां पहुंचते हैं और वहां देख रहे लोगों को कि यार लोग फोन लगा रहे हैं तो मैं भी एक दो को फोन लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग फोन लगाने, फोन सीनियर का आता है तब ट्रेनिंग में पहुंचते हैं, उनको याद ही नहीं होता है शुक्रवार है, अरे यार शुक्रवार है क्या। मतलब अभी बीवी की यदि सालगिरह है या फिर बर्थडे भूल जाएंगे ना तो इतने डंडे पड़ेंगे कि अब क्या बताएं आपको। लेकिन हर शुक्रवार जो ट्रेनिंग है वो फिक्स है, लेकिन उसके बाद भी भूल जाते हैं, और ना ही वो किसी को बुलाते हैं और ना ही वो खुद आने का उनका इच्छा होता है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। बोलते भीड़ में गया और कोई, यार क्या करेंगे, घर में सोते रहेंगे, ऐसे लोगों का ना कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप हर फ्राइडे को नए लोगों को, यदि आप बिजनेस में नए लोगों को ट्रेनिंग एसोसिएट बनाते हैं तो आपका उससे इनकम कैसे इंक्रीमेंट हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट। यहाँ पे लिखा है आवर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एसोसिएशन ट्रेनिंग। मतलब आपके ट्रेनिंग में जितने लोग आते हैं उसी से आपका इनकम डिसाइड हो जाता है। इनकम जितना भी आपका इस वीक आने वाला है वो उसी से डिसाइड करेगा, उसी चीज पर निर्धारित है कि आपकी ट्रेनिंग में, कल की जो ट्रेनिंग है वो फ्राइडे ट्रेनिंग, उसमें कितने लोग बैठने वाले हैं। तो इनकम एसोसिएशन ट्रेनिंग कैसे डिसाइड होता है, जस्ट सपोज मैं मान लेता हूँ किसी के भी नेटवर्क के 20 लोग बैठे, आपके नेटवर्क के 20 लोग ट्रेनिंग में बैठे, तो क्या स्थिति होगी देखिएगा कि अगर आपके 20 लोग बैठे तो ऐसा देखा गया है कि 1.5 गुना जो होते हैं इनवाइटी संडे को आते हैं। अगर आपके 20 लोग ट्रेनिंग में बैठे तो एवरेज लगभग 30 लोग आपके संडे को आएंगे। आप कभी भी इसका एवरेज निकालिएगा, लेकिन आपको नए साथियों को बिठाना है। ठीक है, नए 20 एसोसिएट को आपने ट्रेनिंग में बिठाया है तो आपका जो इनवाइटी रेशियो है लगभग 1.5 गुना रहेगा संडे को, और संडे को आपके 30 लोग बैठेंगे। और हमें पता है जो हमारा डीडी कन्वर्जन रेशियो होता है वो 20% जरूर होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 20% मिनिमम रहता है। अगर 30 लोग हमारे हॉल में बैठे तो भले हम 15 फॉर्म भर देंगे, 20 फॉर्म भर देंगे, 12 फॉर्म भर देंगे, 10 फॉर्म भर देंगे, लेकिन 6 डीडी जरूर कन्वर्ट होगी। अगर 6 सेल कन्वर्ट होती है और आपकी इनकम लैख से, रिच लैख से, अर्निंग लैख से, तो क्या स्थिति बनेगी अगर 6 सेल कन्वर्ट होती है। तो हमारा इस हफ्ते का पे आउट जो बनने वाला है, इनकम जो बनने वाला है वो 6,000 रुपए का बनने वाला है। मतलब ये एक हफ्ते का बता रहा हूँ।
अगर कोई व्यक्ति बोथ लेग में काम कर रहा है, दोनों लेग में, तब भी अगर 6 सेल कन्वर्ट होता है तो अप्रोक्स वो 3000 कमाएगा, मतलब महीने के 12,000। अगर वो 6000 कमा रहा है तो महीने के 24,000 कमाएगा। और अगर वो 3000 कमा रहा है हफ्ते का, मान लो दोनों लेग में काम कर रहा है, तो 12,000 कमाएगा। मतलब 12,000 रुपए मिनिमम यहाँ से कमाया जा सकता है यदि हर हफ्ते आप 20 लोगों को ट्रेनिंग में बैठाने का चक्कर चलाएं। और 20 लोग कौन होंगे? वही जो संडे को आए थे, वही जिनको आपने प्लान दिखाया था, वही जिनको आपने फोल्डर जिनके सामने पलटाया था। और हफ्ते में यदि 20 प्लान होंगे तो सिंपल सी बात है 20 लोग आपके ट्रेनिंग में जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हीं को तो बुलाना है। और अगर डेली सफलता का डोज 5 प्लान रोज हम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके 30 प्लान हो जाने चाहिए एवरेज। और अगर 30 प्लान होंगे तो 20 लोग जरूर ट्रेनिंग में आएंगे। और 20 लोग यदि ट्रेनिंग में आएंगे तो आप हफ्ते का 3,000 रुपए मिनिमम और 6,000 रुपए मैक्सिमम, मतलब 12 से 20,000, 15 से 20,000 रुपए का इनकम आप यहाँ से रेगुलर ले सकते हैं। नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग लगाते हैं लोग कि कुछ समय बाद यार कुछ नहीं हो रहा तो नौकरी कर लेते हैं ना 5,000 की, तो कर लो 5,000 की नौकरी और कर लो किसी की गुलामी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर भी ना आपको टारगेट मिलेगा, वहां पर भी काम करना पड़ेगा, वहां पर भी 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, वहां पर भी उसकी सुननी पड़ेगी और हर त्योहार हर जगह जाने के लिए उससे पूछना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, सीनियर सिस्टम में जो बात सिखाई है बस उसी को रिपीटिशन में डाल दीजिए और बार बार करते रहिए और इनकम लेते जाइए और डायमंड बन जाइए, है कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेनिंग प्रमोशन। यदि आप आज और कल के बीच में ट्रेनिंग प्रमोशन, जो भी आपका ट्रेनिंग का टाइम है, यदि आप आज पूरा अपना ट्रेनिंग प्रमोशन का काम खत्म कर देते हैं तो कल केवल रिमाइंडर का काम रह जाएगा और आपका इस हफ्ते का जो चेक है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। लेकिन हम ट्रेनिंग के दिन को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार हर हफ्ते तो होता है, अरे वही वही तो बताते हैं, अरे वही लिस्ट तो बताएंगे। अब भाई आपके लिए पुराना हो सकता है, लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा उसके लिए तो वैसा ही है जैसा आपके लिए पहले दिन था। आप अपना ट्रेनिंग का पहला दिन याद करिए, आप कितना मोटिवेट हो गए थे ट्रेनिंग सिस्टम में आके। तो वो व्यक्ति भी होगा, आप बार बार सुन के बोर नहीं होगे, क्योंकि आज भी यदि कोई भाव से सुने ना तो गणेश जी की आरती और कृष्ण जी की आरती आज भी दोबारा सुनो तो नहीं लगती, क्योंकि भाव ऐसा है। कई लोग बोलेंगे अरे छोड़ो यार वो नया गीत लगाओ, जो नया सॉन्ग आया है वो वाला सुनने लगते हैं। तो भाव जैसा है काम वैसे ही होगा और रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े पॉइंट यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें प्रोस्पेक्ट करना है, ज्यादा सीखो और जल्दी सीखो, क्योंकि जल्दी नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। एक बगल में आपके रेस में दौड़ता हुआ बंदा आगे निकल जाएगा, गोल्ड पर टोपाज बन जाएगा और आप सिल्वर के सिल्वर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा प्रोग्रेस ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लेकर जाना है, टीम में अच्छे लीडर्स तैयार करने हैं। हर रोज कम से कम 3 प्लान तो मिनिमम करना ही करना है, कितना ही गिरी हालत हो, कितना ही पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन 3 प्लान। नए लोगों को जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपके माथे पे या फिर आपके बैच में नहीं लिखा है कि आप क्या काम करते हैं। मतलब हम डॉक्टर वकील इंजीनियर तो नहीं है कि खुद हमारे पास काम चल के आए गए, कोई दुकान तो खुली नहीं। हमें खुद जाके लोगों के घर में और उनके साथ में बैठ के अपनी दुकान खोलनी है। जनकपुर दिल्ली A3/24 तो 14 दिसंबर सन 2000 को शुरुआत हुई और ऐसे ऐसे काम होता है। प्रोडक्ट पर इनकम पर 40,95,000 बताना पड़ेगा, उसको नहीं पता। सबसे जरूरी ज्यादा सेल क्लोज करना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, संडे को आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन सेल क्लोज नहीं करते। सेल क्लोज नहीं करते, फॉर्म भराएंगे लेकिन सेल क्लोज नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सेल क्लोज करना आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए और करना शुरू करिए, क्योंकि जब तक करना शुरू नहीं करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाव नहीं रहेगा तो कर भी नहीं पाएंगे, चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। तो धन्यवाद, इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी महागुरुओं का कि इतना यहाँ पे बोलने का मुझे मौका मिला। और समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो बातें बहुत सारी होती। और आज के लिए इतना ही। और सभी महागुरुओं का, सभी रेड क्लब लीडर, सभी डायमंड लीडर, सभी BSS साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे।